हेलो गाइस, वेलकम टू डार्क डेथ। आज हम एक धमाकेदार हॉरर फिल्म की बात करने वाले हैं। ये मूवी ने धमाका मचा रखा है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है सोफिया। सोफिया एक शार्क रिसर्चर है जो कि अपनी टीम के साथ पैसिफिक ओशियन में लिलिथ नाम की एक शार्क को ट्रैक कर रही थी। सोफिया और उसकी टीम कुछ महीने पहले से ही लिलिथ को ट्रैक कर रहे थे। इस वक्त ये लोग इसी सोच में होते हैं कि लिलिथ कब इनके रडार में आएगी और ये लोग उसका सैंपल लेके उस पर रिसर्च कर पाएंगे। फिर तभी इनको ऐसे सिग्नल मिलने लगते हैं कि शार्क इनके एरिया में आ रही है, जिसके बाद टीम के 4 मेंबर के साथ सोफिया का हस्बैंड भी था। ये सभी ओशियन में डाइव करते हैं और वहीं पर ही ये लिलिथ को ढूंढने लगते हैं, जिस दौरान इनको स्पर्म वेल का एक बेबी दिखाई देता है, जो हालांकि बेबी था पर वो हद से ज्यादा बड़ा था। और जो एडल्ट मेल जो होता है उसका वजन 41,000 किलो तक का हो सकता था। अब इससे डरावनी बात यह होती है कि वेल मरी हुई थी और लगभग उसका आधा शरीर गायब था। उसके पहले कि ये लोग वेल मर्डरर के बारे में सोचते तभी उनके सामने वो मर्डरर आ जाता है। इनके सामने लिलिथ शार्क आ गई थी। इसको देखते ही सभी डर जाते हैं क्योंकि पिछले 2 महीने पहले इन्होंने लिलिथ को एग्जामिन किया था, तब वो खाली 2.5 मीटर की थी और अब वो लगभग 7 मीटर की हो गई है। बस 2 महीने में ही वो लगभग 3 गुना बड़ी हो गई है। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती सोफिया का हस्बैंड करता है, जो वो इस वक्त भी सैंपल के बारे में सोच रहा था और वो सैंपल का पीस लेने के लिए लिलिथ के पास जाता है। फिर इसके बाद वही होता है जो एक्सेप्टेड था। लिलिथ कुछ ही पलों में वहाँ पे जितने भी रिसर्चर होते हैं उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और सोफिया और उसके साथी ये सब बस दूर से ही दिख रहे थे। अब सोफिया इस एक्सपेक्टेशन ओशियन के अंदर कूदती है कि शायद वहाँ कोई बचा होगा, लेकिन वहाँ सभी के शरीर के टुकड़े ही देखने को मिलते हैं जो कि हर जगह बिखरे हुए थे। और तभी उसके सामने लिलिथ आ जाती है जो कि मॉन्स्टर से कम नहीं लग रही थी और लिलिथ भी सोफिया को घसीटते हुए उसे समंदर के अंदर ले जाने लगती है, पर किसी तरह सोफिया वहाँ से बच जाती है। उसके बाद सीन सीधा 3 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर सोफिया ने अब शार्क पर रिसर्च करनी छोड़ दी थी और वो काइंड ऑफ एक्वेरियम का काम कर रही थी, जहाँ पर वो फिशिश और उनके बच्चों के बारे में बताया करती थी। इसी दौरान हम यहाँ पर मिका नाम की मरीन एक्टिविस्ट को देखते हैं जो कि सेवियर ऑफ द सी नाम की ऑर्गेनाइजेशन को चला रही थी, जिनका काम ही होता है मरीन लाइफ को बचाना। अब आगे मिका सोफिया से मिलने चाहती है जो कि उसे अपने हेडक्वार्टर में लेकर आती है और वहाँ उसको वो दिखाती है कि लिलिथ जिसके ऊपर सोफिया कुछ सालों से रिसर्च कर रही थी वो कुछ ही समय में पेरिस के सेंट रिवर में अंदर आ रही है, यानी कि इन्हीं के शहर के रिवर में। अभी वह पेरिस के अंदर एंटर होने वाली है। तब वो चाहती है कि सोफिया उन्हें लिलिथ को एग्जामिन करने में हेल्प करे, जिस पर वो कहती है कि कभी कभी शार्क क्लाइमेट चेंज होने की वजह से माइग्रेट भी करते हैं, लेकिन पेरिस से पैसिफिक ओशियन तक आना थोड़ा मुश्किल है। पेरिस के फ्रेश वाटर में लिलिथ या कोई भी शार्क सर्वाइव नहीं कर सकती। और उससे भी ज्यादा लिलिथ का जो सोफिया से जुड़ा सोफिया का डोमेस्टिक पास्ट होता है वो उसे अब तक लिलिथ को ट्रैक और एग्जामिन करने के प्रोसेस में आने से रोक रहा था। इसके बाद सोफिया ये रीजंस देकर यहाँ से निकल जाती है। तभी हम 2 लड़कों को सैंड रिवर के पास देखते हैं, जहाँ पर उन्हें 2 स्मॉल मिसाइल्स जैसी चीजें मिलती है। उसके बाद यहाँ पुलिस ऑफिसर आकर उन मिसाइल्स को कलेक्ट कर लेते हैं और सभी से कहते हैं कि इस रिवर में वर्ल्ड वॉर 2 के मिसाइल्स के टुकड़े अभी तक मिलते रहते हैं और ये डरावनी वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब आगे रात में हम मिका और उसकी फ्रेंड को सैंड रिवर में हुए एक कार एक्सीडेंट में एग्जामिन करते हुए देखते हैं, जहां पर असल में वो एग्जामिन करना चाहते थे कि लिलिथ क्या सैंड रिवर में आ चुकी है। जिसके बाद मिका की फ्रेंड रिवर में डाइव करती है और वहां पर उसे शार्क के 2 बड़े बड़े निशान देखने को मिलते हैं। खैर तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं क्योंकि ऐसे किसी केस को एग्जामिन करना इलीगल था और मिका को पकड़ लिया जाता है। वहाँ दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड बचकर निकल जाती है। फिर इसके बाद हम सोफिया को देखते हैं जो कि अब तक लिलिथ को ट्रैक कर पा रही थी। उसे पता चलता है कि लिलिथ अब सैंड रिवर में आ चुकी है। अब अगली सुबह ऑफिसर्स उस आदमी की बॉडी को उस रिवर से निकालते हैं जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था और सभी बॉडी की हालत देखकर हैरान रह गए थे क्योंकि यहाँ पर भी आधी बॉडी गायब थी, जिसको देखकर यह समझ आ रहा था कि किसी बहुत बड़े जानवर ने इनकी बॉडी को खाया है। अब उस ऑफिसर के साथ सोफिया और मिका भी होती है और सोफिया ऑफिसर्स को क्लियरली बता देती है कि ये काम शार्क का है। अगर उन्हें आगे ऐसी मौतें नहीं देखनी है तो उस शार्क को रोकना पड़ेगा। लेकिन यह बात मिका को कुछ इस तरह सुनाई देती है कि अगर हमें आगे ऐसी मौतें नहीं देखनी है
तो हमें उस शार्क को मारना होगा। अब उसको यह लगता है कि ऑफिसर्स असल में सोफिया के साथ मिलकर उस शार्क को मार देंगे, इसलिए वो शार्क को बचाने की प्लानिंग में लग जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि वो मरीन सेवियर थी, यानी कि उस लाइफ को बचाती थी। यहाँ पर सोचकर देखो कि एक शार्क लोगों को मार रही है, लेकिन उस शार्क को बचाना है और मुझे लगता है कि इसकी मौत तो सबसे पहले होनी चाहिए। फिर उसी रात ऑफिसर एडियल अपनी टीम के साथ सोफिया को लेकर सैन रिवर में आता है, जहाँ पर वो डाइव करके लिलिथ शार्क को पकड़ने के बारे में सोच रहे थे, जिसमें सोफिया उन्हें लिलिथ शार्क को ट्रैक करने में मदद करती है। अब सब कुछ सही चल रहा होता है और सभी लिलिथ को देखने ही वाले होते हैं कि तभी मीका अपनी फ्रेंड की मदद से सोफिया के सिग्नल को जाम कर देती है, जिससे कि वो लिलिथ को ट्रैक नहीं कर पाते। और इससे होता यह है कि डाइव किए हुए ऑफिसर्स की जान पर बहुत बड़ा खतरा आ गया था। हालांकि लिलिथ का उस रात पेट भरा हुआ था और वह दूसरे रूट से चली जाती है, जिससे कि डाइव किए हुए ऑफिसर्स की जान बच जाती है। अब ये काफी सीरियस कंडीशन थी, जहाँ पर पेरिस के नीचे एक मॉन्स्टर शार्क घूम रही थी। इसलिए ऑफिसर्स ये बात लेकर मेयर के पास जाते हैं, जहाँ पर मेयर उनको कहती है कि किसी भी तरह उस शार्क को रोकना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही सैन रिवर में एक स्विमिंग इवेंट होने वाला है और वह किसी भी तरह इवेंट को कैंसिल करना अफोर्ड नहीं कर सकती। अब उसके बाद ऑफिसर्स लिलिथ को रोकने के बारे में सोचने लगते हैं और उसी दौरान मीका को दिखाया जाता है, जो एक वीडियो बनाकर उसे सीक्रेटली काफी सारे मरीन एक्टिविस्ट को फैला देती है, जिसमें वो लिलिथ शार्क के बारे में बताते हुए कहती है कि गवर्नमेंट ऐसी शार्क को मारना चाहती है और हमें उसके खिलाफ आगे आना पड़ेगा और हमें इनकी जान बचानी होगी, और चाहे ये शार्क हम लोगों को क्यों न खा जाए। और इसलिए वो कहती है कि आज रात हमें पेरिस के कैटाकॉम्ब के अंदर आना पड़ेगा। अब ये कैटाकॉम्ब क्या है, इसके बारे में मैं आपको आगे जल्द ही बताऊंगा। अब मीका का यहाँ प्लान पूरा सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन उसके पहले ही उसकी फ्रेंड पुलिस ऑफिसर्स के पास पहुंच जाती है और इन्हें इस सीक्रेट प्लान के बारे में बता देती है, जहां पर उनको पता चलता है कि शार्क इस वक्त पेरिस के कैटाकॉम्ब के अंदर ही है। पेरिस का कैटाकॉम्ब पेरिस के अंदर फैला हुआ अंडरग्राउंड टनल है, जो कि तब बनाया गया था जब पेरिस सिटी बन रही थी और ये पूरे पेरिस में फैला हुआ था। अब आगे उसी रात मीका और सभी एक्टिविस्ट को लेकर उसी कैटाकॉम्ब के लोकेशन पर पहुंच जाती है और तभी ऑफिसर सोफिया के साथ वहां पर आ गए थे, क्योंकि उन्हें भी इस प्लान के बारे में पता चल गया था। जहां पर एक्टिविस्ट और ऑफिसर्स के बीच बहस होने लगती है और मीका तभी कैटाकॉम्ब के रिवर में कूद जाती है, ये दिखाने के लिए कि शार्क्स इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते। लेकिन तभी वहां पर एक शार्क आ जाती है जो लिलिथ नहीं थी, और ये कौन थी इसके बारे में जल्द ही हम जानेंगे। खैर इसी दौरान वहां पर कई सारे शार्क आ गए थे और बस अगले ही पल एक शार्क मीका पर हमला करके यह बता देती है कि वह इंसानों से कितना प्यार करती है। वो कुछ ही पलों में किस ऑफ डेथ देती है, यानी कि मीका के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और सभी देखकर सारे एक्टिविस्ट यहाँ से भागने लगते हैं। उनके पूरे के पूरे मरीन लाइफ को जो बचाने के जो सपने थे वो पूरी तरीके से बस्ट हो जाते हैं, पूरी तरह खत्म हो गए थे। उनको यह एहसास हो गया था कि हर चीज बचाने वाले नहीं होती, कुछ चीजों को रोकना भी पड़ता है और मारना भी पड़ता है। खैर इसी दौरान एक एक्टिविस्ट रिवर में गिर पड़ते हैं और शार्क्स के डिनर का बंदोबस्त हो जाता है। पूरे रिवर के अंदर शार्क इंसानों के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे और रिवर का आधा हिस्सा लगभग लाल हो गया था। और इसी तरह ये केस संभाल लिया जाता है और बचे हुए लोगों को सेफली वहां से निकाल लिया जाता है, जिस दौरान एक शार्क को भी मार दिया गया था, जिसको आगे सोफिया एग्जामिन करती है। उस शार्क को एग्जामिन करके सोफिया को पता चलता है कि ये शार्क एक फीमेल है जो लगभग 2 महीने की है और प्रेग्नेंट भी है, और इसके पेट में ढेर सारे बेबी शार्क है, जो कि ये बताते हैं कि ये शार्क असल में एसोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए बच्चे पैदा कर रही है, जिसके अंदर मेल शार्क की जरूरत नहीं पड़ती और फीमेल शार्क खुद के अंदर ही बेबी शार्क को रिप्रोड्यूस कर सकती है, वो भी बहुत ही छोटी सी उम्र में, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी बात है, क्योंकि इससे इनकी पॉपुलेशन कुछ ही समय में बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। वहाँ उसको यह भी पता चलता है कि ये शार्क लिलिथ की ही बेटी है और इन शार्क के अंदर ऐसी एबिलिटी आ चुकी है कि ये फ्रेश वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं, और ये एबिलिटी इन्हें अपनी माँ लिलिथ से ही मिली है, जिसने क्लाइमेट के टफ कंडीशन को झेलते हुए फ्रेश वाटर में रहना सीख लिया। और अब इनको यह भी पता चलता है कि अब ये शार्क्स हजारों की संख्या में हो सकते हैं और सभी कैटाकॉम्ब्स के अंदर रह रहे थे, इसलिए कैटाकॉम्ब के अंदर ब्लास्ट करने का फैसला करते हैं, जिससे कि सभी शार्क वहां पर मारे जाए। अगले दिन सैन रिवर में स्विमिंग इवेंट होता है, जिसके अंदर एक साथ ढेरों लोग रिवर के अंदर स्विम करेंगे। यह बात थोड़ी बहुत भी बाहर आ जाती तो लोग यहाँ पर आते ही नहीं, और यह भी समझ में नहीं आ रहा था
कि स्विमिंग करना इतना ज़रूरी क्यों है। हालांकि मेयर को यह पता होता है कि के अंदर शार्क्स आने का खतरा है, लेकिन वो इवेंट को कैंसिल नहीं करती। इसलिए वो ढेरों ऑफिसर्स और वेल ट्रेंड स्पेशल ऑफिसर्स को निगरानी पर लगा देती है, जहां पर रिवर के एक पॉइंट पर बड़ा सा नेट बांध दिया जाता है, जिससे कि कोई शार्क आएगी तो वो वहीं पर ही फंस जाए। दूसरी तरफ एरियल बाकी ऑफिसर्स और सोफिया के साथ कैटाकॉम्ब के मेन स्पॉट को ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा था, जहां पर सभी एक साथ डाइव करते हैं और अपनी अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। एरियल और सोफिया एक साथ थे और वो भी अपनी पोजीशन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें मूवी का सबसे डरावना सीन दिखता है, जहां पर रिवर की गहराई में अंधेरा था और एरियल एक टॉर्च जलाता है, जिसके अगले ही पल उसके चारों तरफ हजारों बेबी शार्क घूमती हुई दिखाई देती है, जो थे तो बेबी शार्क ही, लेकिन वो इतने ताकतवर जरूर थे कि किसी भी इंसान के टुकड़े टुकड़े कर दे। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया भी था कि लिलिथ थी, वो बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई थी, और यहाँ पे जो बच्चे थे वो भी अपने नॉर्मल रूप से काफी ज्यादा बड़े हो गए थे। फिर अब बॉम्ब्स को अपनी अपनी पोजीशन पर लगा दिया जाता है, और इसके पहले कि बॉम्ब ब्लास्ट होता है, इससे पहले ही एरियल पर एक शार्क का हमला होता है। हालांकि एरियल किसी तरह से बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे एरियल भी इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद उसे ऊपर खींच लिया जाता है, और सोफिया जब वापस नीचे जाकर देखती है, उसके सामने से लिलिथ गुजरती है, जो कि अपने बच्चों की मौत से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। अब लिलिथ सोफिया को तो नहीं देख पाती, लेकिन वह सीधे सैन रिवर के नेट को तोड़ते हुए उस जगह पर आ जाती है जहां पर रेस शुरू हो चुकी थी और सभी लोग रिवर के अंदर स्विमिंग कर रहे थे। अब अगले ही पल होता यह है कि लिलिथ एक झटके में एक आदमी के 2 टुकड़े कर देती है और हर तरफ तबाही मचा देती है। तभी वहां पर ढेरों शार्क्स आ जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली लिलिथ के कहने पर आए थे, जो कि प्रोबेबली कैटाकॉम्ब के बाहर कहीं रह रहे थे, और इसलिए वो बॉम्ब से मरे नहीं, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। अब सभी शार्क मिलकर अब रिवर के पानी को खून से लाल कर देते हैं और सभी के बॉडी पार्ट्स रिवर में तैरते हुए दिखते हैं। तभी वहां पर एक बड़ी मिस्टेक होती है कि स्पेशल ऑफिसर्स शार्क को स्नाइपर से शूट करते हैं, जिसके अंदर कुछ गोलियां सीधे मिसाइल्स पर लग जाती है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय से वहां पर थे, जो कि अभी अभी सैन रिवर के अंदर ढेरों की संख्या में मौजूद थी। लेकिन जो मिसाइल्स थी वो डिफ्यूज नहीं होती है, यानी कि वो पूरी तरह एक्टिव थी, जिससे कि एक मिसाइल फटती है और अगले ही पल उसके साथ ढेरों मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है, जिससे कि सैन रिवर में एक सुनामी आ जाती है, जो कि मेयर के साथ लगभग पूरे पेरिस को डुबा देती है। एरियल और सोफिया को रिवर के बीच किसी ऑब्जेक्ट पर बैठा हुआ देखते हैं, और वो अपने चारों तरफ बहुत सारे मतलब कि ढेर सारे शार्क को देखते हैं। इसके बाद हमको बताया जाता है कि यह सुनामी आने की वजह से ये जो शार्क है वो पेरिस के जरिए वहाँ के बड़े बड़े शहरों में जा रही है, जिसके जरिए वो कंट्री के अंदर फैल चुकी है, जहाँ से अब वो कॉन्टिनेंट और आफ्टर ऑल पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। यानी कि अब यह शार्क मॉन्स्टर पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाली थी। और इसी के साथ अंडर पेरिस मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको मूवी कमेंट में जरूर बताना।